सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ, दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। अब इसका सिग्निफिकेंस जो है वो मेंशन हम कर देते हैं। जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसमें ऑक्सीजनिक और अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आपको क्लियर होनी चाहिए। जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना एक्शन होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद ही एक्शन प्रोसेस होती है। एक्शन मींस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। जो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको समझा रखा है, या जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जो जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो ड्रॉ करके बताऊंगा जिससे आप क्लियर समझ सकें। ये H+ आयन जो है वो अपनी एनर्जी कंटेन किए हुए हैं, मतलब ये जो एनर्जी लेके आते हैं उस एनर्जी से ADP या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड हो जाने से बच्चों किसका फॉर्मेशन हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। नीट यूजी 2025 की तैयारी अंतिम चरण में है। रैपिड रिवीजन सीरीज 2025 PW विद्यापीठ सीकर राजस्थान से मैं MM बलडोदिया। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जी हाँ, पूरी बॉटनी हमने डिस्कस की है। अब आखिरी चरणों में प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए 3 चैप्टर हैं। इन 3 चैप्टर्स में से 7 to 8 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। कई बार इनका नंबर ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस होता है। पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब चैप्टर 3 ही हैं, तो मार्क्स वेटेज बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, इस चैप्टर का वेटेज डेफिनेटली कुछ ज्यादा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या है, इस पर अगर हम बात करें, यहां मेंशन किया गया है, एंड सनशाइन प्लेज ए बिगर रोल इन आवर लाइफ एंड you may think all food we eat and the fossil fuel we burn are the product of photosynthesis। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है उसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल हमारी लाइफ में हो सकता है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं अगर बेसिक रेफरेंस में लूं तो सोलर रेडिएशंस सन से आती हैं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। ये जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नेचर में है, इसकी सोलर रेडिएशंस को प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मैं ग्रीन प्लांट्स की ये जो लीफ है, उस लीफ को लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाला एपरेटस, या फिर आप कहेंगे सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करने वाला जो ऑर्गन है वो कंसिडर कर सकता हूँ। ये लीफ जब सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं, ये लाइट जो ट्रैप की जाती है, तो ये लाइट आती है फोटोन के फॉर्म में। सो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यहां फोटोन एनर्जी ट्रैप की गई। ये जो फोटोन एनर्जी ट्रैप की गई है, इस फोटोन एनर्जी को आप ये कहेंगे इस लीफ के थ्रू ट्रैप किया गया, बट इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। बच्चों, ये केमिकल एनर्जी में इसका जो कन्वर्जन है, दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। एक तरीके से रिड्यूसिंग पावर जो है वो बनाए जाते हैं। ATP एंड NADPH, इनका फॉर्मेशन यहां हो जाता है। जब ATP और NADPH रिड्यूसिंग पावर यहां बना लिए जाते हैं, मतलब फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो ये जो केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एटमॉस्फेयर से CO2 ये जो लीव्स हैं वो एब्जॉर्ब करती है, मतलब प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करता है और उससे बना देता है ऑर्गेनिक मैटर। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को बनाने में आप ये कहेंगे यहां जो ATP और NADPH सिंथेसाइज किया गया था, ये अल्टीमेटली यूटिलाइज हो गया। क्लियर? तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के बच्चों बेसिकली 2 फेजेज हुए। फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है, दिस इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ फोटोन एनर्जी और लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड आफ्टर दैट केमिकल एनर्जी विल यूटिलाइज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो वो ऑर्गेनिक मैटर बनाने के काम में ली जाएगी। इस फोटोसिंथेसिस को आपने कहा कैटेगराइज हम कर सकते हैं। सबसे पहला फेज फोटोकेमिकल फेज। द फर्स्ट फेज इज द फोटोकेमिकल फेज। ये जो फोटोकेमिकल फेज है, इसमें क्या हुआ, तो आपने कहा यहां जो लीफ था, इस लीफ ने सोलर रेडिएशंस को ट्रैप किया, और जो सोलर रेडिएशंस यहां ट्रैप किए गए, उस ट्रैप्ड सोलर रेडिएशन से ATP और केमिकल एनर्जी जो है वो बना लिया गया। क्लियर? तो फोटोकेमिकल फेज के बाद में दूसरा बच्चों एक फेज आता है, दैट इज नॉन एज द बायोसिंथेटिक फेज। ये बायोसिंथेटिक फेज होगा, और इस बायोसिंथेटिक फेज में आप ये कह सकते हैं जो यहां ATP और NADPH बना लिया गया था, जो केमिकल एनर्जी बना ली गई थी, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो आप कहेंगे यहां होगा सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन या उसका सिंथेसिस जो है वो हो जाएगा।
तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बेसिकली नेचर में कैसे सिग्निफिकेंट और हेल्पफुल है, अब इस पे हम आते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं, दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। अब इसका सिग्निफिकेंस जो है वो मेंशन हम कर देते हैं। देखो क्या सिग्निफिकेंस आया, सिग्निफिकेंस ये आया, आप ये कह रहे हैं दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन नेचर, मतलब जितने सारे प्लांट्स हैं या जो ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक आप कह सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फोटोसिंथेट्स हैं नेचर में, ये ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। इसके अलावा एक और बहुत सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, ड्यूरिंग द प्रोसेस यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स ये है, O2 इवॉल्विंग एक्टिविटी है, और ऐसा होने के कारण आप ये कह सकते हैं नेचर में या अर्थ पर ऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर बनाने में या ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। इसीलिए देखो इंट्रोडक्शन में जो मैंने अभी आपको बताया था, उस इंट्रोडक्शन में हमने ये मेंशन किया कि हमारी लाइफ में या हमारी लाइफ को चलाने में, हमें मेंटेन करने में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। यहां से ये जो सन है, सोलर रेडिएशंस ट्रैप की गई, इन सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करके आपने कहा सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड मटेरियल अल्टीमेटली सिंथेसाइज किया गया। और इस फूड मटेरियल को देखिए आप एक फूड चेन के फॉर्म में यहां समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे ये ग्रासेज और ग्रासलैंड है, तो ये ग्रीन प्लांट्स जो थे इन्होंने लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, फूड मटेरियल बनाया। इन पर इंसेक्ट्स की डिपेंडेंसी है, इंसेक्ट से ये जो एनर्जी है वो अगले लेवल के, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होती है, और उसके बाद में उसके आगे वाले को। इनको इकोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं तो बच्चों आप पढ़ते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, ये इंसेक्ट्स प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, ये जो माउस है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, और ये जो ईगल है वो टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर होगा। तो इस तरीके से ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। अब आइए इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का बेसिक रेफरेंस थोड़ा सा और इलॉबरेट करते हैं। द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड दैट इज यूज्ड बाय बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू यूज की जाती है। तो क्या होगा, सबसे पहले सनलाइट को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए जाने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। जैसा बार बार बच्चों में कह रहा हूं, ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर। किस काम आएंगी, रिड्यूसिंग पावर अल्टीमेटली क्या करेगी, CO2 को रिड्यूस करेगी, CO2 का रिडक्शन करेगी, और अल्टीमेटली उससे बना देगी ऑर्गेनिक मैटर। इसमें दूसरी एक और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, वाटर जो है वो स्प्लिट होता है। जैसा मैं आपको कह रहा था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग एक्टिविटी है मेजरली, तो O2 इवॉल्व होती है, नेचर में ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर बनाने के ये काम आती है। और जो CO2 है, ये CO2 फिक्स की जाती है, इस CO2 का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और आप ये देख रहे हैं जो प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है ग्लूकोज। तो यहां फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को अगर आप देखें, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी हुई। तो यहां बच्चों C6H12O6 ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गए, इवॉल्व हो गए। तो बेसिकली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में CO2 और वाटर यूटिलाइज होते हैं, और अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं शुगर का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन और वाटर फाइनली आप कह सकते हैं क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का इनिशियल बेसिक है। अब इसके बाद में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता कौन है, कहां कहां से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो सकती है, इसकी बात अगर हम करें, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहां कहां से परफॉर्म करवाई जा सकती है, इसके स्टूडेंट्स हम बात करें तो देखो यहां लिखा है सर्टेन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, दीज आर कॉल्ड एज द फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स कहे जाएंगे। लेकिन यहां जितने सारे फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, इन फोटो ऑटोट्रॉप्स की भी बेसिकली दो कैटेगरी आप कह सकते हैं। ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं ये ऑक्सीजेनिक हो सकते हैं, अनऑक्सीजेनिक हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजेनिक, डायरेक्ट ध्यान रखें आप, क्वेश्चन आता है। दूसरा अनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो जो ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं उसमें आप ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं। बेसिकली इसमें ग्रीन प्लांट्स कंसीडर किए जाएंगे, एल्गी से एंजियोस्पर्म। इसके अलावा BGA ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं, जैसे हमारे सिलेबस में एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया ये सब जो मेंशन किए गए हैं। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो प्रोटिस्ट से आते हैं ये भी होंगे। साइनोबैक्टीरिया जैसा मैं अभी कह रहा था बच्चों, BGA ये भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट है, एंड एल्गी टू एंजियोस्पर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट्स ही हैं। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे
जो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ये अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? तो देखिए, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स, इनकी मैं बात अगर करूं तो बहुत क्लियरली आपको सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट पे जाना होगा। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो देखो, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जब हम करवाते हैं या कहीं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में बच्चों आप कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट चाहिए, लाइट की रिक्वायरमेंट होगी जो फोटोन एनर्जी है। लाइट के बाद आप कह सकते हैं साइट चाहिए होती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स में प्रेजेंट होता है वो साइट के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखें, मतलब आप बीजीए जैसे ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो वहाँ क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो साइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली बोथ कंटेन, इन दोनों में ही क्या प्रेजेंट होगा? तो आप ये कहेंगे दोनों ही जो हैं वो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। ये पिगमेंट सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करने के काम आते हैं, तो ये पिगमेंट्स सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट में मैं देखूं, यहां CO2 चाहिए होती है फॉर फिक्सेशन। लेकिन जो सोलर रेडिएशंस हैं, उन सोलर रेडिएशन या लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन डोनर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस पे आप ध्यान दीजिएगा, यही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन डोनर की है। हाइड्रोजन डोनर क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि हाइड्रोजन डोनर जो है वो एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो यहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में चलेगा, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करेगा। अब अगर ये हाइड्रोजन डोनर बच्चों H2O है, H2O की स्प्लिटिंग हो रही है, तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्रोसेस होगी। ठीक है, जैसा ग्रीन प्लांट्स करते हैं। कौन कौन कर रहा था? अभी हमने क्लियर किया था, बीजीए कर रहे थे। ग्रीन प्लांट्स जिसमें एल्गी से एंजियोस्पर्म्स की बात आप कर रहे थे। कुछ प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म या प्लैंक्टॉन्स कर रहे हैं जो बेसिकली प्रोटिस्ट से हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स आपको प्रोटिस्ट दे रखे हैं। तो ये सब जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन डोनर H2O यूटिलाइज हो रहा है। ऑब्वियस है ये ऑक्सीजेनिक हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन डोनर, सेकंड रेफरेंस में नोट कर रहा हूं, ध्यान रखें, अगर हाइड्रोजन डोनर H2S यूटिलाइज हो रहा है, वैसे दो तरीके हैं इसको कैटेगराइज करने के। हाइड्रोजन डोनर जो है वो अदर देन वाटर यूज हो रहा है, तो ये H2S यूज हो सकता है। और इस केस में आप ये कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट जो है वो सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड, सल्फेट या सल्फर कंपाउंड्स जो हैं बच्चों वो हो सकते हैं। और इस केस में आप कहेंगे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो गई? अनऑक्सीजेनिक। अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो कंसीडर कर ली जाएगी। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है जो वॉन नील का एक्सपेरिमेंट है। वॉन नील के एक्सपेरिमेंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया, कहाँ कहाँ ये हो रहा था, कौन से ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व किया गया। तो आप कहेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो हैं वो दोनों ही अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज ये यूटिलाइज करते हैं H2S को इंस्टेड ऑफ H2O। तो यहां ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, जबकि यहां सल्फर कंपाउंड्स जो हैं बच्चों वो क्या होंगे? बाय प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसमें ऑक्सीजेनिक और अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद इसके कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पे बात करते हैं। जो जो एक्सपेरिमेंट्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं बहुत सारी जगह हम ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे अभी वॉन नील के एक्सपेरिमेंट की हमने बात की, तो इनिशियली जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी थी उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट आप अपने सामने देख रहे हैं बच्चों। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये शो करता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, इस क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन पिगमेंट्स की इसेंशियलिटी जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए होगी। पिगमेंट्स की इसेंशियलिटी को ये शो करता है। तो किया क्या गया, वेरीगेटेड लीफ बिफोर स्टार्च के पहले अगर देखा गया तो वेरीगेटेड लीफ जो है वो इस तरीके से दिखाई दिया आपको। इस वेरीगेटेड लीफ में ये ग्रीन एरिया जो है
वो ग्रीन सरफेस और ग्रीन एरिया इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पिगमेंट्स की प्रेजेंस है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ दूसरा येलो एरिया दिखा रखा है, इसका मतलब पिगमेंटेशन वहां जो है वो नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट वहां जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कैरोटिनॉइड्स जो है उनकी प्रेजेंस हो सकती है। अब इसके बाद आपको दिया गया एरिया अफेक्टेड बाय स्टार्च सेल्स, तो वो जो ग्रीन था वो तो ब्लू ब्लैक में आया, और एरिया अनअफेक्टेड बाय स्टार्च सेल्स वो जो है वो कलरलेस आया। इसका मतलब जो ग्रीन पार्ट्स हैं उन ग्रीन पार्ट्स में ही स्टार्च का फॉर्मेशन बच्चों हुआ। स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ इसका मतलब शुगर बनी, मींस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वहीं हो रही थी। तो ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली पिगमेंट की एसेंशियलिटी को बताता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और दूसरा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इसको हम कहते हैं, मॉल्स एक्सपेरिमेंट। और मॉल के एक्सपेरिमेंट में आपको एसेंशियलिटी पता लगेगी CO2 की। जैसे आप ये देखिए कि एक जो लीफ था प्लांट की, इस लीफ को क्या किया गया, अल्टीमेटली प्लांट की इस लीफ को इस तरीके से कॉक्ड बॉटल में जो है वो आधा इंसर्ट करवा दिया गया। अब यहां लाइट इसको जब आती है, KOH सॉल्यूशन इसके अंदर रखा गया। यहां देखिए क्या होगा, KOH सॉल्यूशन की प्रेजेंस के कारण ये जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब CO2 की अवेलेबिलिटी यहां नहीं होगी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में CO2 आपको पता है फिक्सेशन में जाती है, यहां CO2 नहीं होगी, तो ये जो एरिया है इस एरिया में ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब यहां आप कह सकते हैं स्टार्च टेस्ट क्या है, नेगेटिव आया। जबकि बाहर जो लीफ बाहर रखी गई थी उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हुई, CO2 की प्रेजेंस भी यहां थी। ऐसा होने के कारण CO2 यहां प्लांट ने एब्जॉर्ब की, स्टार्च का फॉर्मेशन किया, तो यहां जो है वो स्टार्च टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव। तो ये हाफ लीप एक्सपेरिमेंट है जो मॉल्स का हाफ लीप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ये CO2 की एसेंशियलिटी को बच्चों इंडिकेट करता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आगे, इसमें सीधे ही मैं आपको लिए चलता हूं इसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है उसकी साइट पे। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में साइट क्या होगा, कहां फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाएगी। तो एक बार जो रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स पे देखो फिर से फोकस करते हैं हम बच्चों। रिक्वायरमेंट्स हमारी थी, रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले लाइट, उसके बाद आप कह रहे थे साइट। और साइट जैसा मैंने कहा था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक एपरेटस के फॉर्म में एक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा यहां आपको रिक्वायरमेंट थी हाइड्रोजन डोनर की, और अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं रिक्वायरमेंट थी CO2 की। हाइड्रोजन डोनर की रिक्वायरमेंट जो थी उसके बेसिस पे आपने ऑक्सीजेनिक और अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट्स को कैटेगराइज किया। अगर H2O एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन डोनर यूज किया जाता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है। और अगर H2S यूज किया जाता है तो ये आपने भी पढ़ा, वॉन का एक्सपेरिमेंट था, इसमें सल्फर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आता है। और बच्चों ये जो है वो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है। तो यहां साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे पहले डिस्कस किया जा रहा है। साइट आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन प्लांट है सनलाइट को जब ट्रैप करता है तो ग्रीन प्लांट की जो लीव्स हैं इन लीव्स में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है। तो यहां डाइकोट लीफ आपके सामने शो की गई है बच्चों, एनाटॉमी भी आपने डिटेल में पढ़ ली। अपर एपिडर्मिस के ठीक बाद आप ये देख सकते हैं इस तरीके से पैलिसेड पेरेन्काइमा की प्रेजेंस है, ये इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज सेल्स आर नोन एज द पैलिसेड पेरेन्काइमा। अब ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इन पेरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है। अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट की जो ग्रेना थाइलेकोइड है, आप ये कह सकते हैं उस ग्रेना थाइलेकोइड पर क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना थाइलेकोइड जो बच्चों है उस ग्रेना थाइलेकोइड पर फोटो सिस्टम्स और पिगमेंट सिस्टम्स की प्रेजेंस है। तो यहां से देखिए ये जो लीव्स हैं इन लीव्स में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेटिक एपरेटस के फॉर्म में काम होता है। यहां इस क्लोरोप्लास्ट में आप ये देख रहे हैं ग्रेना थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स का अरेंजमेंट है और इस पे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ग्रेना थाइलेकोइड पर तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज परफॉर्म करवाया जाता है। जबकि यहां देखो बच्चों केल्विन साइकिल और C3 साइकिल आपको दे रखा है, ये केल्विन साइकिल और C3 साइकिल जो है वो अल्टीमेटली स्ट्रोमा में परफॉर्म करवाया जाता है जहां CO2 का फिक्सेशन प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजनिक और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ग्रेना थाइलेकोइड में होती है और
लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होती है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की कोई बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप सब सेल बायोलॉजी से लेके सब जगह इसके डायग्राम्स आप पढ़ते आए हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट को आपको कुछ पिक्चर्स की हेल्प से यहाँ दिखाया गया है। इस क्लोरोप्लास्ट में आप ये देखिए, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो ग्रेना थाइलेकोइड बनाती है। इस तरीके से ग्रेना थाइलेकोइड के स्टैक्स जो हैं वो बनते हैं। ये स्टैक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये स्टैक्स ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड्स आर कनेक्टेड, और ये स्टैक्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो अब आप ये देखिए, यहां फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूं। इस तरफ बाहर की तरफ जो नॉन एप्रेज रीजन या सरफेस है, यहां बच्चों पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होगा, मतलब ओपन सरफेस पर पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होता है। ये ग्रेना थाइलेकोइड के साथ बीच में जो कनेक्टिंग है वो स्ट्रोमा लेमिली है, इस पर भी पीएस फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है। यहां पीएस सेकंड की, फोटो सिस्टम सेकंड की एब्सेंस होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो एप्रेज रीजन है, जो अंदर की तरफ वाली साइट है, वहां प्रेजेंट होता है पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। तो इस तरीके से टू टाइप ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स और फोटो सिस्टम्स आर देयर। और वो जो दो टाइप के फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम होते हैं, बाहर की तरफ आपने कहा प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ आपने कहा प्रेजेंट होगा पीएस फर्स्ट, और अंदर की तरफ आपने कहा जैसा प्रेजेंट होगा पीएस सेकंड, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा लेमिली हैं, जो कनेक्टिंग स्ट्रोमा लेमिली हैं, उन पर ऑलवेज पीएस फर्स्ट की ही प्रेजेंस होती है। तो ये जो ग्रेना थाइलेकोइड है या ग्रेना स्ट्रक्चर है, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का बना हुआ है, इसलिए इसको ग्रेना थाइलेकोइड कह दिया जाता है। बच्चों ये लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज का साइट है, जबकि इस क्लोरोप्लास्ट का ये जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स होगा, ये स्ट्रोमा जो होगा वो साइट होगा डार्क रिएक्शन का या बायोसिंथेटिक फेज का, डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज का। तो ये साइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इससे ये भी हमें क्लियर पता लगता है कि यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आते हैं, तो आप ये देखिए, ये जो सेल है, इस सेल में ये क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस आपको बताई गई यूकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट के बजाय वहां क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे। आपको बताया ये जा रहा है कि ये क्लोरोप्लास्ट आया कहां से, ओरिजिन कहां से हुआ। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के ओरिजिन के लिए सिम्बायोसिस डिस्कस किया जाता है। थोड़ा सा हिंट आपको रहे, इसीलिए ये आपको बताया गया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जो नेचर में ऑक्सीजेनिक और अनऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो थे, उनके एंडोसिम्बायोसिस के कारण क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। अब देखिए पिगमेंट सिस्टम जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो क्या है। पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस सिस्टम, आप कहेंगे क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, प्रिंसिपल पिगमेंट आप कह सकते हैं। और एसेसरी पिगमेंट्स में बच्चों आप कह सकते हैं कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। तो बेसिक पिगमेंट सिस्टम अगर मैं देखूं प्लांट्स का, तो एक क्लोरोफिल होता है। दिस क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट। अब इसमें 2 से 3 बातें आप क्लियर कर लीजिएगा। यही मैं फोटो सिस्टम का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, किसी भी फोटो सिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है, और इसके अलावा इस तरीके से यूं एंटीना और एसेसरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीना और एसेसरी मॉलिक्यूल्स जो हैं, दीज बेसिकली एक्ट एज द फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ये सोलर रेडिएशंस को या लाइट को बच्चों ट्रैप करते हैं। ये लाइट 1-to-1 ट्रांसफर होती है, मतलब इस तरीके से रेजोनेंस ट्रांसफर आप कह सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक यूनिट्स अल्टीमेटली सोलर रेडिएशन को, लाइट को या एनर्जी को अपने रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करती हैं। तो इस फोटो सिस्टम में ये जो मॉलिक्यूल्स थे, इनको आप एंटीनी मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, और आप इनको कह सकते हैं असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये वाला जो है, इसको हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर। आप ध्यान रखें, रिएक्शन सेंटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर। और जितने सारे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बीजीए से लेकर ग्रीन प्लांट्स तक, उन सब में क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फर्दर एक्सेप्टर को डोनेट करता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज होता है।
अगले को रिसीव करने के लिए रिलीज कर देता है, तो वहां से प्रोसेस शुरू हो जाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अब ट्रांसफर करेगा किसको, एटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर चलती है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है जो रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इसके अलावा आप ध्यान रखें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई, ये क्लोरोफिल्स जो हैं वो बेसिकली पिगमेंट सिस्टम में प्रेजेंट हो सकते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन, ये जो हैं वो बच्चों प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में। तो ये क्लोरोफिल के केस में आप कह सकते हैं। जैसे एल्गी जब आपने पढ़ा तो एल्गी में आपने कहा ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल बी, सी फियोफाइसी और डी जो है वो रोडोफाइसी में प्रेजेंट है। ए जो है वो सब में ही प्रेजेंट होता है, जैसा मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है। यहां कैरेटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स टू पिगमेंट्स होते हैं, बी एंड सी में लिख रहा हूं, कैरेटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। बच्चों कैरेटिनॉइड्स के कुछ रेफरेंस एनसीईआरटी ने आपको दे रखे हैं। जैसे अगर आप बात करें तो वहां से आप ये कहेंगे बीटा कैरोटीन होगा, ठीक है, और इसके अलावा जेंथोफिल्स होंगे, मेनली यही प्रेजेंट होते हैं। आपको एनसीईआरटी में एक क्रोमेटोग्राम का रेफरेंस देके ये भी मेंशन करके दिया गया है कि कौन सा पिगमेंट कैसा दिखाई देगा, ठीक है, तो वो क्रोमेटोग्राम का रेफरेंस भी हमें क्लियर होना चाहिए। फाइकोबिलिन्स बेसिकली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फॉर्म होता है और ये आप कह सकते हैं प्रेजेंट होगा आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको एरिथ्रिन के फॉर्म में, आर फाइको एरिथ्रिन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको एरिथ्रिन दोनों ही जो हैं वो बीजीए में भी प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली ब्लू कलर अपीयरेंस शो करता है और ये जो है वो रेड कलर अपीयरेंस शो करता है। रेड एल्गी के पिगमेंट भी हैं, तो बीजीए और रेड एल्गी में बेसिकली आपको ये मिलेंगे। ग्रीन प्लांट्स में इनकी प्रेजेंस नहीं होती है, तो यहां आप ये कह देंगे ग्रीन प्लांट्स में ये प्रेजेंट नहीं होंगे, एब्सेंट इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में बेसिकली जो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहे वो कौन से रहे, तो वो बच्चों आप कह सकते हैं वो रहे कैरेटिनॉइड्स और इसके अलावा क्लोरोफिल। तो ये हमने एक बेसिक जो है वो पिगमेंट्स का ले लिया, कौन से पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब इसी से एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो ये बच्चों TW एंजलमान का एक्शन स्पेक्ट्रम है और इसको मैं कह सकता हूं दिस इज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया। कैसे, यहां देखो क्या हुआ, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का एक जो वेवलेंथ आपको दिखाई दे रहा है, ये PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये विब्ज्योर, ये एक रेंज है विजिबल लाइट की। कौन सी लाइट है ये, विजिबल लाइट। और इस विजिबल लाइट के अगर वेवलेंथ में देखूं तो आप ये कह सकते हैं इस विजिबल लाइट के 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में बेसिकली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती है, ठीक है। इसमें भी हमारे जो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम सिलेबस में दे रखा है, तो बेसिकली 2 पार्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ब्लू स्पेक्ट्रम है और एक आप कह सकते हैं कौन सा स्पेक्ट्रम, रेड स्पेक्ट्रम है। मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी टेक प्लेस इन ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम। अधिकतर फोटोसिंथेसिस जो है वो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम जो होगा वो कहां परफॉर्म करवाया जाएगा, तो उसका आंसर है ब्लू एंड रेड रीजन में। ब्लू रीजन में शॉर्टर वेवलेंथ है, ये हाईली एनर्जेटिक होता है, तो प्लांट आप कह सकते हैं उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड एब्जॉर्प्शन रहता है और इस केस में यहां फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब इसी को इस पे आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, यहां 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की इस वेवलेंथ का एक ये देखो, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन था पार। अब यहां क्या हुआ, इस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन वाले इस रीजन में एक क्लेडोफोरा एल्गी रखा गया। ये जो एल्गी यहां मेंशन किया गया था फिलामेंटस एल्गी था। इसको प्रिज्म के थ्रू बच्चों लाइट दी गई, तो प्रिज्म के थ्रू जब लाइट इसको दी गई तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में लाइट को आप ये कह सकते हैं स्प्लिट कर देता है। और ये जो लाइट को जब स्प्लिट करता है तो आपके सामने कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट है, ये रेड स्पेक्ट्रम की लाइट है,
ठीक है, ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम। अब देख लीजिए वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ये इसमें आ जाएगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये बेसिकली इसमें आएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हुई तो ऑब्वियस है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। जब ऑक्सीजन यहां इवॉल्व होती है तो हम ये देख रहे हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में, जिस एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में इस क्लेडोफोरा को रखा गया था, वो एरोबिक बैक्टीरिया इस ब्लू रीजन में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए, और इसके बाद आप देखेंगे उसका एक्यूमुलेशन कहां हुआ, रेड रीजन में। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जहां ब्लू रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन ज्यादा हुआ, वो ब्लू रीजन मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को शो करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन का इवोल्यूशन यहां ज्यादा होता है। तो ये TW एंजलमान का एक फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो यहां आपको बता दिया गया है। क्लियर? एनसीईआरटी में बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको दे रखा है। देखो, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, ये क्या है एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम? बहुत क्लियर है। सबसे पहले आपको दिमाग में ये क्लियर रखना पड़ेगा, प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूनिट्स हैं ये सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं। तो बच्चों ये जैसे हमारे पास एक लीफ था, इस लीफ पर सोलर रेडिएशन या लाइट आया। जब सोलर रेडिएशन या लाइट जो है वो आप ये कह सकते हैं इस लीफ पर आता है, लाइट इस लीफ पर आप ये कह सकते हैं जैसे ही आता है तो ये सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं। तो आप ये कहेंगे ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहा जाएगा, एब्जॉर्प्शन बाय पिगमेंट्स। अब डिफरेंट पिगमेंट यूनिट्स जो हैं, उन डिफरेंट पिगमेंट यूनिट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग हो सकता है। सबकी अपनी अपनी आप ये कह सकते हैं पोटेंशियलिटीज और कैपेबिलिटीज होती हैं जो पिगमेंट यूनिट्स वहां प्रेजेंट होती हैं उनकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की। लेकिन जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना एक्शन होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद ही एक्शन प्रोसेस होती है। एक्शन मींस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो देखो, एब्जॉर्प्शन के लिए यहां आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और इसके अलावा बच्चों कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट हैं, इन कैरोटीनॉइड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आपके सामने यहां दिखा रखा है। तो हुआ क्या, जब सोलर रेडिएशन ट्रैप किए गए तो देखिए ये एक जो जोन था वो आपके सामने ब्लू स्पेक्ट्रम था। मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूं जैसा मैं अभी पीछे एक्सप्लेन कर रहा था, ये ब्लू स्पेक्ट्रम है। और बच्चों ये जो है वो अल्टीमेटली कौन सा स्पेक्ट्रम, रेड स्पेक्ट्रम है। सिमिलरली यहां आप देखेंगे ये ब्लू स्पेक्ट्रम और ये जो है वो रेड स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एब्जॉर्प्शन जब हम देखें तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए की बात हम कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए को, जिसको इस ब्लू से दिखाया गया है, आप ये देख रहे हैं क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्प्शन करना शुरू किया और ब्लू रीजन में इस क्लोरोफिल ए का एक तरीके से पीक आया, और उसके बाद आप ये देखिए कि यहां जाके ये प्रोसेस जो है वो एक तरीके से स्विच ऑफ हो गई, मतलब यहां एब्जॉर्प्शन बंद हो गया। लेकिन रेड स्पेक्ट्रम की लाइट में जाते जाते ये एब्जॉर्प्शन फिर से आप ये कह सकते हैं क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ये ऑब्टेन किया गया, जबकि यहां एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इसका ये था। अब अगर आप क्लोरोफिल के बाद ए के बाद क्लोरोफिल बी पे जाते हैं तो क्लोरोफिल बी पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये क्लोरोफिल बी इस ब्लू स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है उसमें और भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन पीक यहां शो करता है। लेकिन रेड स्पेक्ट्रम में आते आते आप ये कह सकते हैं इसका एब्जॉर्प्शन फिर से स्पीड अप तो होता है लेकिन ब्लू स्पेक्ट्रम के कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो मैं यहां क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के केस में कंपैरिजन अगर देखूं तो कौन से स्पेक्ट्रम में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, आप कहेंगे ब्लू स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ थी उसमें दोनों ही ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बट क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू स्पेक्ट्रम में कंपैरेटिवली ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। वो एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल जो एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल ए का कंपैरिजन देखिए, ये क्लोरोफिल ए था, आप अगर देख रहे हैं तो यहां इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ये आ रहा है, यहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ये कर रहा है यहां, और फिर स्विच ऑफ एक तरीके से हो गया है। सॉरी, कैरोटीनॉइड की बात हम कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए और बी हम डिस्कस कर चुके, कैरोटीनॉइड्स की बात हम बच्चों कर रहे हैं। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, इन कैरोटीनॉइड की बात अगर आप करें तो आप ये देखिए ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इसका यहां आता है और फिर प्रोसेस स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये सारे ही पिगमेंट ब्लू स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ में आप ये कहेंगे क्या करेंगे, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब जहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा ऑब्वियस है वहां मैक्सिमम एक्शन होगा। तो अगर आप इसके एक्शन स्पेक्ट्रम को देखें, एक्शन स्पेक्ट्रम को ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के बेसिस पे कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कितनी ऑक्सीजन निकल रही है,
उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं एक तरीके से मेजर किया गया। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहां इस ब्लू स्पेक्ट्रम में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ, यहां आते आते ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कम हो गया, लेकिन अभी भी कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का यहां से रिलीज हो रहा है। इसका मतलब जब एब्जॉर्प्शन यहां बंद हो गया था या ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं क्लोज हो गया था इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो फिर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कैसे हो रहा था? तो ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के अलावा वहां और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के इवोल्यूशन को कंटिन्यूसली मेंटेन रखते हैं। तो ये असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के रोल को एक तरीके से बताता है। वापस अगर आप देखेंगे तो रेड स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ में फिर ये पीक ऊपर आया, फिर ये एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो यहां दिखाई दिया, एक्शन दिखाई दिया सॉरी एब्जॉर्प्शन के कारण, लेकिन आप ये देख रहे हैं इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहा। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू स्पेक्ट्रम में हुआ, और मैक्सिमम एक्शन जो फोटोसिंथेटिक एक्शन है जो ऑक्सीजन के इवोल्यूशन से या ऑक्सीजन के रिलीज से बच्चों निष्कासन से पता किया जा रहा था, ये भी किसमें हुआ? ब्लू में। तो आप मैक्सिमम एक्शन जो है वो ब्लू और रेड रीजन में देख पा रहे हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहां देख पा रहे हैं? ब्लू और रेड रीजन में। अब अगली काम की बात यह है कि जैसा क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक आता है, जैसा उसका एब्जॉर्प्शन स्टेटस है या उसकी एब्जॉर्प्शन का जो तरीका है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन का जो स्पेक्ट्रम है, क्या वैसा ही एक्शन है? नहीं, वैसा एक्शन नहीं है। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम तो है, बट ये 1 to 1 ओवरलैप नहीं करता है। ये आप देख पा रहे हैं बहुत साफ। ब्लू स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है तो ब्लू स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम एक्शन भी है, लेकिन आप ये देख रहे हैं इन बिटवीन भी कुछ एक्शन है, और इधर भी आप देखेंगे इसके कंपैरेटिवली कम एक्शन है। तो ये शो करता है कि यहां बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि 4 बातें इसके बारे में आप याद रखिए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन टेक प्लेस इन ब्लू एंड रेड। ठीक, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन होगा तो एक्शन होगा, तो जहां ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑब्वियस है वहीं ज्यादा एक्शन होगा। एक्शन ऑलवेज मेजर्ड बाय द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और O2, और ये जो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम है इट इज नॉट 1 to 1 ओवरलैप। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं पैटर्न सिमिलर है, एब्जॉर्प्शन और एक्शन का पैटर्न सिमिलर है। एब्जॉर्प्शन और एक्शन के पैटर्न के सिमिलर होने का कारण हमें बहुत साफ समझ आता है कि एब्जॉर्प्शन होता है तो ही एक्शन होता है, लेकिन ये 1 to 1 ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम यहां बच्चों दे रखा है। इसके बाद में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पे हम आते हैं। तो हम जैसा डिस्कस कर रहे थे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 फेज होती हैं। लाइट रिएक्शन जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन डोनर का आप ये कह सकते हैं क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। वो H2O हो सकता है या फिर वो H2S हो सकता है। ठीक है, और ये ग्रेना थाइलेकोइड पर ये प्रोसेस आपको मिलेगी, जैसे यहां आपको दिखा रखा है। ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना पर या ग्रेना थाइलेकोइड पर बच्चों ये आपको लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज जो है वो ऑब्टेन होगा। जबकि उधर आप देखिए ये स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, मतलब स्ट्रोमा जो होगा क्लोरोप्लास्ट का, उसमें केल्विन साइकिल और C3 साइकिल परफॉर्म करवाई जाएगी, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोसिंथेटिक फेज है। इस बायोसिंथेटिक फेज में बच्चों CO2 का क्या किया जा रहा है? फिक्सेशन किया जा रहा है। और पहले फोटोकेमिकल फेज में लाइट एनर्जी से या सोलर एनर्जी से आप ये कह सकते हैं केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। दिस फेज इज नॉन एज द फोटोकेमिकल फेज। तो ये फोटोकेमिकल फेज है। और दूसरा जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा फेज है? बायोसिंथेटिक फेज। तो अब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पे अपन चलते हैं, कैसे ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगी। तो देखो आपको इसके लिए दिया गया, सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फैसिलिटेट विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डिस्क्रीट फोटो केमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इनको LHC कहा जाता है। LHC या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों, उसमें आप कहेंगे एक होगा रिएक्शन सेंटर, उसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, और दूसरा आप ये कह सकते हैं उसमें प्रेजेंट होगा असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। और वो असेसरी मॉलिक्यूल्स जो हैं एंटीनी मॉलिक्यूल्स, ये जो आपके सामने दिखा रखे हैं, यही लाइट को ट्रैप करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और फाइनली रिएक्शन सेंटर को ये ट्रांसफर कर देते हैं। रिएक्शन सेंटर इस एनर्जी को
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये लाइट एब्जॉर्प्शन का अपना एक तरीका है। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड जो है वो दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। अब ये जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होगा, तो जो फोटोकेमिकल फेज होगा, उस फोटोकेमिकल फेज के बेसिकली बच्चों फोटोकेमिकल फेज, इस फोटोकेमिकल फेज के बच्चों बेसिकली ये स्टेप्स होंगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो आपने कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करेगा? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूनिट्स करेंगी, जिनको पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड मतलब फोटो सिस्टम्स में आपने अभी डिस्कस किया था। एब्जॉर्प्शन किए जाने के बाद क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसका एक्साइटमेंट आता है, और एक्साइटमेंट जब आता है तो आप ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है। लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? स्प्लिट या स्प्लिटिंग ऑफ H2 या वाटर, मतलब आप ये कह सकते हैं वाटर की स्प्लिटिंग प्रोसेस आपको करवानी पड़ेगी। मतलब हाइड्रोजन डोनर को आपको ऑक्सीडाइज करवाना होगा और उससे ये प्रोसेस मेंटेन रहेगी। और फाइनली मैं कह देता हूं इसके साथ बच्चों क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, ATP और NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस में ये जो एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ होता है, या फिर आप ये कह दीजिए ये जो एनर्जी यहाँ बनती है, जिसको हम कौन सी एनर्जी कह रहे हैं? रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। ये जो एनर्जी यहां बनती है, ये एनर्जी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से आती है। तो एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था दैट इज नॉन एज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको मैं कह सकता हूं एटीपी फॉर्मेशन बाय यूजिंग या बाय यूटिलाइजिंग फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। अब ये प्रोसेस जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होती है। साइक्लिक प्रोसेस में आप ये कह सकते हैं सिर्फ बच्चों क्या बनता है? एटीपी, ओनली एटीपी फॉर्मेशन यहाँ होगा, और यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली पीएस फर्स्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, ओनली पीएस फर्स्ट इज इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन उधर अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस में मैं जाऊं तो आप ये कह सकते हैं यहां से एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली बात, एटीपी के साथ साथ जो रिड्यूसिंग पावर यहां बनती है वो NADPH भी बनती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां जैसे आपने कहा पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, यहां पीएस सेकंड एंड पीएस फर्स्ट बोथ इन्वॉल्व, दोनों इस प्रोसेस में क्या होते हैं बच्चों? इन्वॉल्व होते हैं। इसी नॉन साइक्लिक प्रोसेस के साथ वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो आप ये कह सकते हैं O2 इवोल्यूशन या O2 इवॉल्विंग प्रोसेस जो है वो ये परफॉर्म करवाई जाती है। इन दोनों के साइट के बारे में भी मैं बात करूं तो डेफिनेटली दोनों जो है वो ग्रेना थाइलेकोइड से ही एसोसिएटेड हैं, बट इसका पॉसिबल साइट होता है स्ट्रोमा लेमिली, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं सिर्फ पीएस फर्स्ट ही इन्वॉल्व है। उसका पॉसिबल साइट जब आप बच्चों चेक करेंगे या साइट देखेंगे तो आप कहेंगे ये ग्रेना थाइलेकोइड पर परफॉर्म करवा लिया जाएगा। और ग्रेना थाइलेकोइड पर जब ये परफॉर्म करवाया जाता है तो वो ग्रेना थाइलेकोइड पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट रखती है, ठीक है। अब ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैं इसको जो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको समझा रखा है, या जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जो जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो ड्रॉ करके बताऊंगा जिससे आप क्लियर समझ सकें। उससे पहले यहां आप ये देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट था, सोलर रेडिएशंस को ट्रैप किया गया। अब बच्चों सोलर रेडिएशंस को ट्रैप किए जाने के बाद आप ये कहेंगे ये एक्साइटेड स्टेट में आया और ये अपने ऑर्बिट से जंप कर जाता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये इलेक्ट्रॉन देता है और वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन घूम के वही फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया? साइक्लिक। और यहां हम कह रहे हैं सिर्फ फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो पा रहा है। जैसे पीएस फर्स्ट P700 इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन को ट्रांसफर होते हैं वाया FRS
इसका मतलब ये जो है वो फेरस सल्फर प्रोटीन और फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज होंगे, इससे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को जाएगा। उसके बाद में प्लास्टोक्विनोन को होते हुए ये साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स मतलब इससे होते हुए प्लास्टोसाइनिन को वापस चला जाता है, तो अल्टीमेटली प्लास्टोसाइनिन से वापस फोटोसिस्टम फर्स्ट में आ जाता है। इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस आप कह देंगे। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत परफेक्टली समझने वाला मामला है, कॉन्सेप्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस यहां होगी। देखिए ये रिएक्शन सेंटर और ये आप कह रहे हैं असेसरी मॉलिक्यूल्स और एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, इसको मैं कह देता हूं ये है बच्चों PS सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड, और इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है P680। इसका मतलब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है। ग्रेना थाइलेकोइड पर ही दूसरा आपके पास जो फोटो सिस्टम है दैट इज द PS फर्स्ट, वो फोटो सिस्टम फर्स्ट है। इन दोनों में एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की जो कॉम्पोजिशन है उनका डिफरेंस होता है, एब्जॉर्प्शन पीक का डिफरेंस होता है। सो दिस इज द PS फर्स्ट, और बच्चों इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है P700, मीन 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर ये भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह रहे हैं सोलर रेडिएशंस को ट्रैप किया जाएगा, तो जो लाइट एनर्जी है उसका इनपुट हुआ, ठीक। ये दोनों फोटो सिस्टम्स ग्रेना थाइलेकोइड पर प्रेजेंट हैं। ये दोनों फोटो सिस्टम कहां प्रेजेंट है? ग्रेना थाइलेकोइड पे प्रेजेंट है। अब जैसे ही सोलर रेडिएशन इसमें आती है, ये ट्रैप करता है, तो ये जो यूनिट्स हैं वो 1 to 1 ट्रांसफर करती हैं। जैसा मैं कह रहा था, इसको रेजोनेंस ट्रांसफर हम कहेंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी थी, जो फोटोन एनर्जी ट्रैप की गई, इसको अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर को भेजा गया, ठीक। अब ये रिएक्शन सेंटर को जब भेजा गया, तो रिएक्शन सेंटर को भेजे जाने पर आप ये कहेंगे ये रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, अपने ऑर्बिट से जंप करता है, और आप ये कह देंगे ये क्लोरोफिल ए है, मैंने इस पे स्टार मार्क कर दिया। इट इज कैपेबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इस टाइम ये जो है वो तैयार है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब इससे जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो आप ये कह सकते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर होगा। तो उसको मैं बच्चों बोल देता हूं ये है फियोफाइटिन। क्लियर? फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से आप कहेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसाइनिन को होते हुए आप ये कहेंगे कहां चले जाते हैं? ये फिर से PS फर्स्ट में चले जाते हैं, ठीक है। PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट को दिया गया। अब यहां ध्यान रखें, साइमल्टेनियसली प्रोसेस ये भी चल रहा है कि ये जो PS फर्स्ट है ये भी सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है। जब सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप करेगा तो यहां भी 1 to 1 ट्रांसफर होगा, ये रेजोनेंस ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, और फाइनली ये रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफर की जाएगी। रिएक्शन सेंटर भी एक्साइटेड स्टेट में आता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। इसको भी देखो मैं जो है वो स्टार लगा के लिख देता हूं। जैसे यहां मैंने क्लोरोफिल ए लिखा, आप चाहें तो यहां P680 भी लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए का जो एक मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में, नाउ इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो सोलर रेडिएशन के ट्रैप करने के कारण, मतलब एनर्जी का इनपुट लेके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया गया। इलेक्ट्रॉन चल रहा है सबसे पहले फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर कह दिया जाएगा, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरोफिल ए ने अपने एक्सेप्टर को दे दिया, तो ये जिसमें एंटर हो गया, मतलब जिस फेज में ये चल रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जहां चल रहा है वो अपने आप में कहा जाता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको कह सकता हूं, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, अब ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। इसका मतलब ये रिड्यूस स्टेज में है, और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए अब फिर तैयार है। तो यहां इसको इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कौन सप्लाई करेगा? इसके लिए ग्रेना थाइलेकोइड के अंदर की तरफ आप ये कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों, उनकी स्प्लिटिंग होती रहती है। ये यहां 4H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में आप कहेंगे
O2 या ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है। तो ये ग्रेना थाइलेकोइड के अंदर की तरफ, जो थाइलेकोइड लूमन है उसके अंदर की तरफ ऑक्सीजन रिलीज होती है, H+ आयंस वहां स्टोर होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सिस्टम में कंटिन्यू कर दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूस फ्लो जो है वो कौन मेंटेन रखेगा? द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर की स्प्लिटिंग से ये मेंटेन रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की लगातार सप्लाई PS सेकंड से किसको की जाएगी? PS फर्स्ट को की जाएगी। अब ये भी अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जो आप अभी कह रहे थे FRS है, फेरस सल्फर प्रोटीन्स या फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है किसको? फेरिडॉक्सिन को, जो कि एक फास्ट रिडक्टेज है। फेरिडॉक्सिन के साथ एसोसिएट होता है 2NADP+ और ये फाइनल इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर के फॉर्म में एक्ट करेगा और यहां से फॉर्मेशन कर देगा 2NADPH+H+। ठीक है, इसके लिए स्ट्रोमा से H+ ले लिए गए और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से दिए गए, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से निकला, फोटो सिस्टम फर्स्ट को होते हुए इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? NADP+। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट था, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इसमें बच्चों एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो जेड स्कीम के अकॉर्डिंग है, जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। NADPH का फॉर्मेशन वहां हो गया। इधर जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ग्रेना थाइलेकोइड की जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उससे ये जब मूव करता है तो यहां से ये क्या करता है? ये प्रोटॉन पिक करके जो है वो थाइलेकोइड लूमन में ट्रांसफर करवा देता है। इस तरीके से लगातार जो प्रोटॉन्स हैं वो भी एक्यूमुलेट होते हैं थाइलेकोइड लूमन में, वहां ग्रेडियंट बनता है और उस ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके ATP बना लिया जाता है। तो ATP फॉर्मेशन भी होगा और NADPH का फॉर्मेशन जो है बच्चों वो भी होगा। तो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में मैं आ रहा हूं। देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ, यहां से फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, यहां आपने एनर्जी लगाकर इलेक्ट्रॉन निकाला। इसका मतलब ये लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का मोमेंट है। दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कॉल एज द अपहिल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा मोमेंट होगा? अपहिल मोमेंट। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। एनर्जी के इनपुट से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाया था, ये लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसका मतलब जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल के साथ एग्जैक्टली यहां प्रेजेंट होगा। सो लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चल रहा है तो आप ये कह सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन के पास तो खुद की एनर्जी है, ये एनर्जी कंटेन करते हुए चल रहा है। तो बच्चों इस केस में ये मूवमेंट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल हो रहा है। ये अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हो रहा है? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। और इस केस में इस मूवमेंट को अब आप कह देंगे ये मूवमेंट जो है वो कैसा हुआ? डाउनहिल। दिस इज द डाउनहिल मूवमेंट। वापस जब आप देखेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां भी फोटोन एनर्जी को लगा के इनपुट से इलेक्ट्रॉन निकाला गया। ऑब्वियस है ये जो मूवमेंट है वो भी क्या हुआ? अपहिल। और उसके बाद इस ग्रेना थाइलेकोइड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा? डाउनहिल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद की एनर्जी कंटेन किए हुए है। तो ओवरऑल मूवमेंट तो आप ये कह सकते हैं इस ETC में इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल होता है, फोटो सिस्टम से प्राइमरी एक्सेप्टर को अपहिल। सो अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल। इस कारण से आप ये कह सकते हैं यहां एग्जैक्टली ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अपहिल डाउनहिल, अपहिल एंड डाउनहिल मूवमेंट में होता है। सो दिस इज नोन एज द जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये परफेक्टली हमारे पास जो है वो बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट को ट्रांसफर होता है। क्लियर? अब इसके लिए कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको बताई गई है। इस कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बताती है? पीटर मिशेल ने ये प्रपोज की, द प्रोसेस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये ATP फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है बाय यूजिंग और यूटिलाइजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करते हुए
या प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूटिलाइज करते हुए बच्चों एटीपी फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, बिकॉज यहां जो ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आप कह सकते हैं फोटोन एनर्जी के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा। कौन सी एनर्जी के थ्रू? फोटोन एनर्जी के थ्रू रेगुलेट ये किया जाएगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जहां रेस्पिरेशन में आप ये कह सकते हैं एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ये प्रोसेस होगा तो इसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहा जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और ये जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का प्रोसेस है, इस ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के प्रोसेस में यहां एटीपी का फॉर्मेशन जो करवाया गया वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी को यूज करते हुए करवाया गया, बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी। इसीलिए आप ये कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा गया? इस प्रोसेस को कहा गया इसीलिए ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। जबकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में जो एटीपी बन रहा है, इस प्रोसेस को कहा गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, आप समझना। एनसीईआरटी ने जो हमें दिया है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सोलर रेडिएशंस जो हैं वो आप ये कहते हैं फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट पर साइमल्टेनियसली आती हैं, साथ साथ आती हैं। इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा और एब्जॉर्प्शन पीक आप जानते हैं P680 नैनोमीटर है, ठीक है, और इसका 700 नैनोमीटर है। तो ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, जबकि ये 680 पे ही कर देगा, ठीक है। जैसे ही लाइट आई, ये एक्साइटेड स्टेट में आया, इसने प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर किया। तो इलेक्ट्रॉन यहां प्लास्टोक्विनोन को गया, ये देखिए PQ H2 में कन्वर्ट होता है, मतलब एक क्विनोल साइकिल बेसिकली यहां ऑपरेट की जाती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्विनोल साइकिल में आया। अब जैसे ही PQ H2 में कन्वर्ट हुआ तो यहां से H प्लस जो है बच्चों, वो आप कह दीजिए H प्लस, इसको स्ट्रोमा मैट्रिक्स से लेने पड़े। PQ H2 वापस जब PQ में कन्वर्ट होगा तो ये जो H प्लस आइंस और हाइड्रोजन है, इन H प्लस आइंस, ये जो H प्लस आइंस है, इन H प्लस आइंस को कहां छोड़ देगा? ये थाइलेकोइड ग्रेना मेम्ब्रेन का ये जो लूमन है, इस लूमन में जो है वो आप ये कह सकते हैं ये H प्लस आइन छोड़ देगा। तो इस तरीके से फोटोसिस्टम सेकंड से क्विनोल साइकिल जब ऑपरेट हुई, तो क्विनोल साइकिल के ऑपरेट होने पे दो काम हुए। क्या? पहला ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर किया गया, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यहां होने से, यहां क्विनोल साइकिल ऑपरेट होने से H प्लस आइंस कंटिन्यूसली पिक करके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के थ्रू थाइलेकोइड लूमन में ट्रांसफर किए गए। लगातार H प्लस आइंस के यहां आने से आप कहते हैं H प्लस आइंस का ग्रेडियंट एक क्रिएट हो जाता है, H प्लस आइंस का ग्रेडियंट बन जाता है, और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके एटीपी बनाया जाता है। तो यहां से फोटोसिस्टम सेकंड से प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन गया। प्लास्टोक्विनोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही नहीं, वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड से लेता है और हाइड्रोजन पिक करता है कहां से? स्ट्रोमा से। सिमिलरली साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यहां जो प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो द हाइड्रोजन कैरियर, नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन गया यहां से होते हुए प्लास्टोसाइनिन को, और हाइड्रोजन को ये जो कैरी करता है, मतलब हाइड्रोजन को ट्रांसफर कहां करवा देता है? लूमन में। अब प्लास्टोसाइनिन जो अंदर की तरफ प्रेजेंट स्मॉल प्रोटीन फॉर्म होता है, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है PS फर्स्ट को, यहां फेरिडॉक्सिन के थ्रू होते हुए ये NADP प्लस को दे दिया जाता है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूस सप्लाई बनाए रखने के लिए बच्चों ये H2O यूटिलाइज किया गया। इसकी स्प्लिटिंग प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन निकलती है, जो H प्लस आयंस है वो यहां आप कह सकते हैं क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। तो यहां एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। आप ये कहेंगे इस ग्रेना थाइलेकोइड लूमन में क्या बना? प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, जिससे इस लूमन का pH जो है वो एग्जैक्टली क्या हो गया? लूमन में हाई H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन आने के कारण इसका pH जो है वो बच्चों आप कह सकते हैं क्या हो गया? लो। तो लो pH यहां जो है वो मेंटेन हो जाती है। अब ये H प्लस आयंस जो है वो CFO CF1 पार्टिकल के थ्रू जो ग्रेना थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, इन पार्टिकल्स के थ्रू आप ये कह सकते हैं H प्लस आयंस वापस बाहर आते हैं। ये H प्लस आयन जो है वो अपनी एनर्जी कंटेन किए हुए हैं, मतलब ये जो एनर्जी लेके आते हैं उस एनर्जी से ADP या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड हो जाने से बच्चों किसका फॉर्मेशन हो जाता है?
एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इससे क्वेश्चन करीब करीब आता है। ये जो H+ आयंस की एंट्री थी ये प्रोटॉन पंपिंग थी। दिस एंट्री ऑफ H+ आयन इज बेसिकली द प्रोटॉन पंपिंग। इसका मतलब एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी। अब आप पूछेंगे कौन सी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो ये एनर्जी हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी। क्लियर, जिससे ये ETS चल रहा है। मतलब फोटोन एनर्जी इनपुट आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इसीलिए ये प्रोटॉन की पंपिंग हुई। लेकिन यहां से ये प्रोटॉन वापस थाइलेकोइड लूमेन से बाहर जब आएंगे स्ट्रोमा में, तो ये प्रोटॉन का ट्रांसफर जो है वो आप ये कह सकते हैं CFO CF1 पार्टिकल के थ्रू होगा। CFO यहां एक चैनल की तरह एक्ट करेगा। दिस विल कॉल एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे अपन चलते हैं। लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं आप, केल्विन साइकिल या डार्क फेज में चलते हैं। देखिए बायोसिंथेटिक फेज जो फोटोसिंथेसिस का है, ये बायोसिंथेटिक फेज है। इस बायोसिंथेटिक फेज में बच्चों क्या होगा, CO2 फिक्सेशन का प्रोसेस इसमें होता है। और CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस जब इसमें परफॉर्म करवाई जाती है तो ATP और NADPH जो रिड्यूसिंग पावर हैं, ATP एंड NADPH जो रिड्यूसिंग पावर हैं बच्चों, उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2, फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2 या फॉर रिडक्शन ऑफ CO2। और इस CO2 के फिक्सेशन या रिडक्शन से क्या बना लिया जाता है, प्रोडक्ट शुगर। ठीक है, तो लाइट फेज में जो एनर्जी तैयार की गई उसको डार्क फेज में, या फिर आप कह सकते हैं जो बायोसिंथेटिक फेज है उस बायोसिंथेटिक फेज में यूज कर लिया जाएगा। ये जो केल्विन साइकिल होती है, मेल्विन केल्विन ने ये पाथवे जो है वो एक तरीके से डिफाइन किया था। अपने आप में एक लैंडमार्क आप ये कह सकते हैं, या ग्राउंड ब्रेकिंग हिस्ट्री थी ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी। और ये ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट या ऑल ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनमें प्रेजेंट है। C3 प्लांट्स में डेफिनेटली होगा ही होगा। याद रखें C4 प्लांट्स में भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी केल्विन साइकिल या C3 साइकिल से आती है। इसको C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो यहां बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड PGA बनने के कारण इसको C3 साइकिल कह दिया जाता है। की एंजाइम आप ध्यान रखें रुबिस्को है, और ये रुबिस्को हम सब जानते हैं ये मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म है अर्थ पर। ये जो रुबिस्को है ये बाई फंक्शनल एंजाइम है। मैक्सिमम एफिनिटी इसकी CO2 के साथ होती है। ये CO2 के साथ मैक्सिमम एफिनिटी शो करता है, बट ऑल्सो शोज द एफिनिटी विद O2। तो CO2 की अवेलेबिलिटी जब होती है तो कार्बोक्सिलेशन करेगा, CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम है ये ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी करने लगता है, और उसी को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। तो इस C3 पाथवे की बात अगर हम करें, C3 पाथवे तो ये कॉमन फोटोसिंथेटिक पाथवे है। इसको आप प्रोडक्टिव पाथवे भी बोल सकते हैं। इसमें देखो बेसिकली बच्चों 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद आप कहेंगे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, उसके बाद फिर फॉस्फोराइलेशन एंड रीजनरेशन। लेकिन NCERT के हिसाब से अगर मैं चलूं तो बहुत सीधा सीधा आप कहेंगे सबसे पहले यहां हुआ कार्बोक्सिलेशन। अब एक बात समझ लीजिए, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जो है दैट इज द फिक्सेशन ऑफ CO2। तो इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए RUBP जो पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, ये 5 कार्बन शुगर प्राइमरी एक्सेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, प्राइमरी एक्सेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। और ये जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए एंजाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे एंजाइम होगा रुबिस्को, जिसको आप बाई फंक्शनल एंजाइम कहते हैं। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, ये रुबिस्को एंजाइम फिक्सेशन करेगा। जैसे ये फिक्सेशन करेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा PGA। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इस पाथवे का, इसीलिए इसको आप कहते हैं ये है C3 साइकिल। क्लियर। उसके बाद आप बच्चों इसमें देखेंगे सेकंड स्टेप जो होता है वो रिडक्शन का स्टेप होता है, और इस रिडक्शन में एल्डिहाइड या PGAL का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। उससे रिडक्शन से जो CO2 है वो आप कहेंगे फाइनली किस में कन्वर्ट कर ली जाती है, शुगर में। और उसके बाद रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। अगर प्रोसेस कंटिन्यू चलाना है,
आप जानते हैं इस पाथवे को अगर कंटिन्यू मेंटेन करना है तो रीजनरेशन प्रोसेस करना होगा। इसका मतलब जो पेंटोज शुगर है या आरयूबीपी है, उस आरयूबीपी को फिर से जनरेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस देखो कैसे होगी। सबसे पहले ये एटमॉस्फेयर से CO2 आया, एटमॉस्फेरिक CO2 को रिसीव किया गया। राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, ये कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में CO2 एक्सेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और यहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना 3 PGA। ध्यान रखें पर CO2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी की कैलकुलेशन हमें दे रखी है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA जो है उनका फॉर्मेशन यहाँ बच्चों हो जाएगा। फर्दर आप देखेंगे रिडक्शन प्रोसेस, इस रिडक्शन प्रोसेस में ATP और NADPH यूटिलाइज हो जाते हैं। ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन यहाँ होगा और यहाँ फाइनली आपके पास बन जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट, जिसको PGAL फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बोल रहे हैं। 6 मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे तो 12 PGAL का फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 PGAL जो है वो ग्लाइकोलाइटिक रिवर्स के थ्रू शुगर बना देंगे और 10 PGAL फिर से जो है वो आप ये कह सकते हैं किस में लग जाएंगे, रीजनरेशन की प्रोसेस में लग जाएंगे। यहाँ फिर ATP यूटिलाइज होगा। तो पर टर्न अगर देखा जाए 3 ATP एंड 2 NADPH ये बच्चों यूटिलाइज होता है। अब मैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस है कितने टर्न होंगे, 6 टर्न्स यहां कंप्लीट होंगे। सो ओवरऑल CO2 फिक्सेशन के बाद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंटर करने के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज बनाया जा सकता है। 18 ATP एंड 12 NADPH जो है वो इसमें यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। ये यूटिलाइजेशन बच्चों हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको केल्विन साइकिल और केल्विन पाथवे आप बोलते हैं। जैसे ही आरयूबीपी का रीजनरेशन होता है साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू होती है। ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में कॉमनली होने वाली साइकिल है या कॉमनली मिलने वाली प्रोडक्टिव साइकिल है। इसका साइट C3 प्लांट्स में होता है मीजोफिल सेल्स, ठीक है, C3 प्लांट में मीजोफिल सेल्स, जबकि अगर C4 प्लांट्स में आप देखेंगे तो ये बंडल सीथ जो है वहां मिलेगा या वहां ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों चलते हैं अगला, जो डार्क रिएक्शन में एक फोटो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है। इसको भी आप देख लें, इस पे भी क्वेश्चन आता है। फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कहा जाता है। एनसीईआरटी में इसका पाथवे आपको नहीं दे रखा, लेकिन जो रुबिस्को बाइफंक्शनल एंजाइम है, ये रुबिस्को बाइफंक्शनल एंजाइम क्या करेगा, ये आपको पता है O2 की कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज हाई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो इस केस में ये क्या करने लगेगा, इस केस में ये करेगा, ये ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस कर लेगा। कार्बोक्सिलेशन के बजाय क्या करेगा, CO2 होती तो ये क्या करता, कार्बोक्सिलेशन, लेकिन CO2 के बजाय आप ये कह सकते हैं ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस करने लगता है। तो वहां जो पाथवे है उस पाथवे में प्रोडक्ट 3 PGA या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बजाय 2 फोस्फो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे बोलते हैं। एक तरीके से प्रोसेस को ये इंटरप्ट करता है। आप कहेंगे ये C3 प्लांट्स में परफॉर्म करवाया जाता है, C4 प्लांट्स में ये एब्सेंट है क्योंकि C4 प्लांट्स में जो रुबिस्को की एक्टिव साइट है उसके पास CO2 रिलीज ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, वहां रुबिस्को प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स बंडल सीथ सेल्स में। वहां देखो ये होगा, पहले ये मीजोफिल सेल्स होंगी M, उसके बाद ये बंडल सीथ सेल्स होंगी B, अब ये बंडल सीथ सेल्स में रुबिस्को प्रेजेंट है। यहां रुबिस्को की एक्टिव साइट के पास आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन का रिलीज होता ही नहीं है, तो ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी में नहीं जा पाता। तो C4 प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है। C4 प्लांट्स में इसका मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं है, नेग्लिजिबल प्रेजेंस होगी। C3 प्लांट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनल्स हैं 3 सेल ऑर्गेनल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में ये परफॉर्म करवाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए C4 पाथवे पे चलते हैं, जो लास्ट पाथवे है इसका। बच्चों C4 पाथवे जो है वो अपने आप में एक अडेप्टिव स्ट्रेटेजी है। इसको मैं कह सकता हूं एक अडेप्टिव स्ट्रेटेजी है
और ये अडेप्टिव स्ट्रेटेजी प्लांट्स ने क्यों अपने आप में, आप ये कह सकते हैं क्यों अपने आप में क्रिएट की, तो बहुत स्पेसिफिक 4 पॉइंट्स आप सुनिए। जनरली प्लांट्स के सामने क्या था, CO2 की डेफिशिएंसी थी। तो ये क्या करना चाहते थे, टू ओवरकम फ्रॉम CO2 डेफिसिट एनवायरमेंट। जो CO2 डेफिसिट एनवायरनमेंट था उससे ओवरकम करना चाह रहे थे प्लांट, क्योंकि CO2 तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी लाता है और प्रोडक्टिविटी इनकी कम हो रही थी। तो CO2 डेफिसिट एनवायरनमेंट से ये ओवरकम करना चाह रहे थे, सबसे पहली बात। दूसरा, वाटर स्ट्रेस इन प्लांट्स के सामने था, तो उस वाटर स्ट्रेस को ये मैनेज करना चाह रहे थे। ये प्लांट्स चाह रहे थे कि ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं तो इनमें टेम्परेचर टॉलरेंस आए। तो वो जो टेम्परेचर टॉलरेंस है बच्चों, वो भी आप ये कह सकते हैं C4 पाथवे और अडेप्टिव पाथवे के कारण आया। तो ये CO2 डेफिसिट एनवायरनमेंट, मतलब CO2 की डेफिशिएंसी जो है उससे ओवरकम कर सके, वाटर स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, टेम्परेचर टॉलरेंस ला सकें और ओवरऑल आप ये कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इसके लिए इन प्लांट्स ने एक स्पेसिफिक अडेप्टिव स्ट्रेटजी या पाथवे जो है वो क्रिएट किया और उसको आप कहते हैं C4 पाथवे। ये जो प्लांट्स हैं C4 प्लांट्स कहे जाएंगे। मोस्टली मोनोकोट्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए एग्जाम में सीधे आते हैं, सुगर केन, मेज, सोरगम, ये जो हैं वो प्लांट हैं, एमेरेंथस, एट्रीप्लेक्स वगैरह हैं। वैसे ये सुगर केन, मेज और सोरगम के अलावा ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑब्वियस है, जहाँ C4 पाथवे है उन प्लांट्स में आप कहेंगे स्पेसिफिक क्या है, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी वहाँ प्रेजेंट है। और क्रेंज एनाटॉमी जो है उसमें बच्चों क्या होगा, उसमें बहुत क्लियरली आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए बंडल सीट सेल्स हैं। यहाँ जो वेस्कुलर बंडल होता है उस वेस्कुलर बंडल की ये बंडल सीट सेल्स हैं, जाइलम फ्लोएम इस तरीके से प्रेजेंट है। इन बंडल सीट सेल्स के बाहर की तरफ, इन बंडल सीट सेल्स के बाहर की तरफ मीजोफिल सेल्स की प्रेजेंस इस तरीके से होती है। तो मीजोफिल सेल्स जो हैं उनकी प्रेजेंस इस तरीके से होती है। ये मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स। और इस मीजोफिल सेल ने सराउंड किसको किया हुआ है, बंडल सीट सेल को। ये बंडल सीट सेल्स जो हैं उनको सराउंड किया हुआ है। तो बच्चों एक तरीके से मीजोफिल सेल्स और बंडल सीट सेल्स का ये जो अरेंजमेंट है ये कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है। इस कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट को आप क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। इससे क्या हुआ, ये जो क्रेंज एनाटॉमी आई इससे ये हुआ कि फोटोसिंथेटिक साइट का स्पार्टियल डिफरेंशिएशन हो गया। फोटोसिंथेटिक साइट के फॉर्म में आप ये कह सकते हैं मीजोफिल सेल और मीजोफिल सेल एंड बंडल सीट सेल फंक्शन करती हैं। तो सबसे पहले बाहर की तरफ मीजोफिल सेल्स हैं, वो सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करके अपना ATP और NADPH बना लेती हैं। अब जब CO2 फिक्सेशन की बारी आती है तो देखो एटमॉस्फेयर से जो CO2 है सबसे पहले HCO3 के फॉर्म में लिया गया और यहां फोस्फोइनोल पायरुवेट जो PEP है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो CO2 रिसीव करता है और वो फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो अल्टीमेटली यहां से बना देता है बच्चों ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहां फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इन प्लांट्स में जिनमें ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है उन्हीं को कौन से प्लांट्स कह रहे हैं आप, C4 प्लांट्स। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा ये एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा। मैलिक एसिड इससे बनता है, मैलिक से पायरुविक एसिड बनता है। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स का कन्वर्जन होता है उस कन्वर्जन में बच्चों CO2 रिलीज हो जाती है। इस रिलीज्ड CO2 को यहां बंडल सीट सेल में प्रेजेंट जो रुबिस्को है वो रिसीव करता है। अब ये रुबिस्को यहां जो बैठा है ये लगातार CO2 रिसीव करता है, इसके लिए CO2 की डेफिशिएंसी नहीं आती, जबकि जनरली एटमॉस्फेयर में CO2 की क्या थी, डेफिशिएंसी थी। तो डेफिशिएंसी नहीं आती तो लगातार ये क्या करता रहेगा, प्रोडक्टिविटी बनाता रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन बंडल सीट सेल्स में PS सेकंड एब्सेंट होता है। जब PS सेकंड एब्सेंट होगा तो आप ये कहेंगे क्या होगा, नो वाटर स्प्लिटिंग। किसी भी तरीके से वाटर की स्प्लिटिंग प्रोसेस यहां नहीं हो सकती। और वाटर स्प्लिटिंग अगर बच्चों नहीं होगी तो आप ये कह सकते हैं नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन। नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होगी। तो ये इस तरीके से यहां अडेप्टिव रेफरेंस आपको देखने को मिले कि रुबिस्को बिना किसी इंटरप्शन के CO2 फिक्सेशन करता रहेगा और इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रख पाएंगे, ये हाईली प्रोडक्टिव होंगे। जो अडेप्टेशंस मैंने आपसे डिस्कस किए थे उन्हीं को एक बार देख लीजिए
क्योंकि आपके सामने चैलेंजेस वही होते हैं कि कैसे ये प्लांट अपनी एडेप्टिव स्ट्रेटजी को मेंटेन कर पाया। सबसे पहली बात, एटमॉस्फेयर में जो CO2 थी, जनरली CO2 डेफिसिट एटमॉस्फेयर होता है, आप कहते हैं 0.03% एटमॉस्फेरिक CO2 की प्रेजेंस होती है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के प्लांट के लिए सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के केस में होता है वो CO2 ही होता है। लेकिन यहां क्या होगा, जो मीजोफिल सेल हैं उनमें लो अमाउंट ऑफ CO2 या फिर आप कह सकते हैं CO2 की कम डिमांड रखने वाला फोस्फोइनोल पायरुवेट जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, पैपकेज एंजाइम, वो फिक्सेशन करता है। तो सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन पैपकेज एंजाइम करेगा। वो पैपकेज एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या 4 कार्बन कंपाउंड बना देता है। अब इन ऑर्गेनिक एसिड्स के कन्वर्जन से जो CO2 मिलती है उससे रुबिस्को ऑपरेट होता रहता है। तो रुबिस्को लगातार अनइंटरप्टेड साइकिल ऑपरेट करता है और ये प्रोसेस चलने से आप ये कहते हैं यहां प्रोडक्टिविटी हाई रहती है। टेम्परेचर टॉलरेंस इन प्लांट्स ने कैसे किया, देखिए लो टेम्परेचर सेंसिटिव जो एंजाइम था पैपकेज, उसको इन्होंने मीजोफिल सेल्स में आगे प्लेस किया, और जो हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव एंजाइम रुबिस्को था उनको, उस एंजाइम को इन्होंने प्लेस किया अंदर की तरफ बंडल सीड सेल्स में, जहां टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है। बंडल सीड सेल है तो साथ आप समझ सकते हैं जाइलम कैविटी प्रेजेंट है, इसका मतलब वाटर का फ्लो जो है वो यहाँ कंटिन्यूसली होगा, तो यहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या होगा, कम रहेगा। तो इस तरीके से ये जो बंडल सीड सेल्स और मीजोफिल सेल्स हैं, इन दोनों में जो अरेंजमेंट ऑफ एंजाइम है वो टेम्परेचर टॉलरेंस को लाता है। वाटर स्ट्रेस ये कैसे मैनेज करेगा, प्रोडक्टिविटी मीजोफिल सेल्स में बनने के बजाय बंडल सीड सेल्स में बच्चों आने लगी। यहां प्रोडक्टिविटी आने से आप ये कह सकते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इस सेल का नहीं बढ़ा, इसलिए इसकी वाटर डिमांड भी कम रही। इसकी वाटर डिमांड कम है, ट्रांसपीरेशन में ये सीधे इन्वॉल्व होती है, ऑब्वियस है ट्रांसपीरेशन में लॉस ऑफ वाटर कम होगा। C3 प्लांट्स के कंपैरेटिवली C4 प्लांट्स हाफ अमाउंट ऑफ वाटर ही रिलीज करते हैं, व्हाइल बोथ फिक्सिंग सेम अमाउंट ऑफ CO2। क्लियर? तो इस तरीके से ये इसके एडेप्टिव पाथवे थे। कैम पाथवे में सिर्फ एक नाम आपको ध्यान रखना है, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे ये होता है। ये एक ही बात सिर्फ सक्यूलेंट जीरोफाइट्स में ये परफॉर्म करवाया जाएगा। The pathway is similar to the C4 pathway, but there is no spartial differentiation of mesophyll cells and bundle seed cells। ये सिर्फ इतना आप ध्यान रखें। जैसे ओपोन्सिया एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप जानते हैं ये सक्यूलेंट जीरोफाइट प्लांट है। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की कंप्लीट डिटेल बच्चों हमने डिस्कस करी। इस रैपिड रिवीजन सीरीज में जितना हम कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स आपको बता सकते हैं, उतना हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट किसी लेक्चर में फिर मिलते हैं, जो प्लांट फिजियोलॉजी के 2 लेक्चर हमारे बाकी है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जुड़े रहिए, एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।